आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स 1 थर्ड सेमेस्टर का मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तो इसे समझने से पहले हम देख लेते हैं कि हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़कर आए हैं, बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो इसके अंदर हमने दो टाइप की स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात की, एक तो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और दूसरी क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। एक है हमारे पास क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और दूसरी है हमारे पास क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो यहाँ पर क्या है, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एक ही है जो कि है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, और जो हमारी क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है वो फर्दर टू टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है। एक है हमारे पास बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और दूसरी है ये फर्मी डायराक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की ज़रूरत हुई। क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है वो डील करती है आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के साथ। ये हम पहले पढ़कर आए हैं। क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है वो डील करती है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के साथ, और क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है वो डील करती है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के साथ। आइडेंटिकल होते हैं दोनों के अंदर पार्टिकल्स, बट इसके अंदर क्लासिकल के अंदर डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और क्वांटम के अंदर इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ये क्या बात हुई कि भाई अगर आइडेंटिकल है फिर भी डिस्टिंग्विशेबल है। अगर मान लीजिए आपके सामने दो ट्विन्स बैठी हैं, एक यहाँ पर बैठी है दूसरी यहाँ पर बैठी है, ठीक है, आपके सामने ये दो ट्विन्स बिठा दी गई हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपके पास है पहली ट्विन और ये आपके पास है दूसरा, ये आपके पास पहला ट्विन है और ये दूसरा ट्विन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप इनकी मूवमेंट्स के ऊपर ध्यान रखेंगे कि पहला उठ के यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर दूसरा उठ के यहाँ। तो आप क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर पार्टिकल्स को इजीली लोकेट कर सकते हैं, उनकी लोकेशन का इजीली आप पता कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर जब आप आ जाते हो तो यहाँ पर बात होती है इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप उनको लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने आपको ये बता दिया कि भाई अगर आप पोजीशन उसकी फाइंड करोगे तो आप मोमेंटम उसका पता नहीं कर पाओगे, और अगर मोमेंटम को पता करोगे तो पोजीशन चली जाएगी। यहाँ पर आप पार्टिकल्स को पहचान नहीं पाते। तो इसके लिए बोस आइंस्टाइन और फर्मी डायराक नाम के साइंटिस्ट ने कुछ फॉर्मूलाज बनाए हैं जिन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर आपके पास पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं लेकिन डिस्टिंग्विशेबल भी होते हैं, यानी कि आप उन्हें पहचान सकते हैं। अब जब हमने स्टार्टिंग के अंदर मैकेनिक्स स्टार्ट की थी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जहाँ पर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन लोकेट कर पाते हैं। अब हमने जैसे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स स्टार्ट की तो सबसे पहले हमने बात की आइडियल चीज़ों की। आइडियल चीज़ें जैसे कि एक कॉइन को टॉस किया, कार्ड्स की हमने वहाँ पर बात की कि हम अगर एस निकालेंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अगर टेल आएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हमने आइडियल चीज़ों की बात की। हम धीरे धीरे करके रियलिटी की तरफ मूव ऑन करने लगे। फिर हमने कंटेनर के अंदर गैस फिल करके हमने गैस के पार्टिकल्स की बात की। फिर हमने इक्वल साइज्ड के गैस कंटेनर्स की बात की, कई सारे हमने ऐड ऑन किए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आइडियल चीज़ों से रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। आइडियल चीज़ें स्टैटिक थी, कॉइन था, कार्ड था, ये सारी स्टैटिक थी। हमने जब तक हम अपनी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते तब तक ये मूव नहीं करते। फिर रियलिटी के अंदर हमने डायनामिक चीज़ों के साथ भी डील किया, ठीक है। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, यानी कि ये सारी चीज़ें रेस्ट पर थी, और डायनामिक का मतलब मोशन, यानी कि वो सारी चीज़ें मोशन के अंदर हमने फिर स्टडी की। तो जब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसके अंदर एक आपके पास एक्स होता है, एक वाई एक्सिस होती है और एक जेड एक्सिस होती है। क्लियर। अब आपको एक पार्टिकल की पोजीशन अगर आपको पता चल जाती है, अगर आपको वाई एक्स और जेड पोजीशन पता चल जाती है तो आपको एक पार्टिकल की लोकेशन का पता चल जाता है। तो ये आपका होता है पोजीशन स्पेस, जहाँ पर आपको पार्टिकल की पोजीशन के बारे में पता चल जाए। और अगर आपको मोमेंटम के बारे में भी यही ग्राफ प्लॉट करना हो, लेकिन यहाँ पर जो एक्सिस होंगी वो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी का मतलब है यहाँ पर मोमेंटम,
तो आपको एक पार्टिकल का यहाँ पर मोमेंटम फाइंड हो जाता है। तो ये आपका हो गया कौन सा मोमेंटम, तो ये आपका हो गया मोमेंटम स्पेस, जहाँ पर आपको पार्टिकल के मोमेंटम के बारे में पता चल जाए, वो आपका मोमेंटम स्पेस हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको इस पार्टिकल का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो वो आपका क्या हो जाता है dv, या अगर आपके पास स्मॉल डिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएंगे dx dy और dz, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपके पास स्मॉल वॉल्यूम dv बना देंगे। ऐसे ही मोमेंटम स्पेस के अंदर अगर आप dpx dpy dpz को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास स्मॉल वॉल्यूम डी गामा बना देंगे। ये मोमेंटम का वॉल्यूम है डी गामा। हम मोमेंटम के वॉल्यूम को गामा से डिनोट करते हैं, तो ये आपके पास स्मॉल वॉल्यूम डी गामा आ जाएगा मोमेंटम स्पेस का। पोजीशन स्पेस है ये भी आपका 3 डायमेंशनल है, और ये जो मोमेंटम स्पेस है ये भी आपका 3 डायमेंशनल है। तो यहाँ पर हम ये स्पेस की और पोजीशन स्पेस, मोमेंटम स्पेस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे फेज स्पेस की, जो कि आपका कॉम्बिनेशन होगा पोजीशन स्पेस का प्लस मोमेंटम स्पेस का। यानी कि जो फेज स्पेस है, पोजीशन स्पेस 3 डायमेंशनल है प्लस मोमेंटम स्पेस भी 3 डायमेंशनल है, दिस इज इक्वल्स टू 6 डायमेंशनल। यानी कि आपका जो फेज स्पेस होगा वो 6 डायमेंशनल होगा। ये 6 डायमेंशंस होते नहीं हैं, ये मानेंगे हम, इनको लेट करना पड़ेगा, और ये इमेजिनरी होती हैं, इसे हमें इमेजिनरी लेंस से देखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू एलिमेंट्री सेल्स। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अवेलेबल और वॉल्यूम हमें पता करना है कि वॉल्यूम कितना है हमारे पास, फेज स्पेस के अंदर हमारे पास कितना वॉल्यूम है। तो अवेलेबल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सेल्स, क्योंकि यहाँ पर हम इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे और वो सेल्स के बिना यूज़ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल भी तो हो सकते हैं कंपार्टमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सेल्स that is your position space into momentum space। पोजीशन स्पेस आपके पास है dx dy dz। पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम जो है वो है dx dy dz, और मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम है वो है dpx dpy dpz। और ये जो फेज स्पेस है, अब इसका वॉल्यूम क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका जो वॉल्यूम है वो डोनेट किया जाता है टाउ से। सो डी टाउ ये आपका फेज स्पेस का वॉल्यूम है, और dx dpx dy dpy dz dpz यानी पोजीशन इनटू मोमेंटम, यानी कि पोजीशन इनटू मोमेंटम विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच होता है। तो हम अगर इक्वल टू एच ले लें तो यहाँ पर dx dpx dy dpy dz dpz, तो ये h इंटू एच दैट इज़ h क्यूब आ जाएगा आपका। और यहाँ पर ये जो h क्यूब है, यहाँ पर ये ज़ीरो को भी अप्रोच कर सकता है, लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर ये ज़ीरो को अप्रोच नहीं कर सकता। अब हमारा टॉपिक है बेसिक अप्रोच इन ऑल स्टैटिस्टिक्स। ऑल स्टैटिस्टिक्स का मतलब कि मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बोस, आइंस्टाइन और फर्मी डायरेक्ट जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होगी, इसके अंदर जो बेसिक अप्रोच होगी वो क्या रहेगी। सबसे पहला तो हमें सभी के अंदर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी, और फिर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का लॉग लेना होगा, और फिर उसका डेरिवेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो के इक्वल रखना होगा। ये आपका होगा पहला स्टेप नंबर 1, और इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। फिर उसके बाद में जो सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रहेंगे, इसमें अब हम अजम्पशंस मांगेंगे इनमें अब हम अजम्पशंस मानेंगे। तो हमारी जो पहली अजम्पशन होगी वो होगी कि तो हमारी पहली एजम्पशन होगी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट। इसका मतलब n1 n2 प्लस एंड सो ऑन n पार्टिकल्स तक, n या k पार्टिकल्स जितने भी आप माने, के पार्टिकल्स इक्वल्स टू कांस्टेंट होंगे, मतलब जितने लिए थे उतने ही रहेंगे। जितने पार्टिकल्स आपने एक्सपेरिमेंट से पहले लिए थे उतने पार्टिकल्स आपको एक्सपेरिमेंट के बाद मिलेंगे। यानी ना ही तो आपका कोई कंटेनर से बाहर गिरेगा पार्टिकल, और ना ही कंटेनर के अंदर कोई पहले से ही पार्टिकल्स पड़े होंगे। ऐसे कोई भी एजम्पशंस हम लेकर नहीं चलेंगे। तो इसका सम होगा वो ni के इक्वल हो जाएगा, और i अप्रोचेज टू 1 to k विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट
और फिर एन आई का फिर आपने डेरिवेटिव कर देना है, डी एन आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के इक्वल रखना है, 0 के इक्वल, एंड इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होगी वो भी आपकी एजम्पशन होगी, टोटल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कॉन्स्टेंट। जो आपके सिस्टम की इक्वेशन होगी वो कांस्टेंट रहेंगी, यानी कि पोजीशन स्पेस इनटू मोमेंटम, पोजीशन इनटू मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, पोजीशन इनटू मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, और सो ऑन पोजीशन इनटू मोमेंटम ऑफ kth पार्टिकल, वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर अगर इनका समीशन कर दिया I1 to K जाएगा और NIUI हो जाएगा, इक्वल्स टू आपका कांस्टेंट रहने वाला है। और फिर इसका डेरिवेटिव अगर हम कर देंगे तो वो आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट होगा NIUI विच इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट इज़ 0। इसे आपने इक्वेशन नंबर 3 मान लेना है। फोर्थ स्टेप के अंदर इन सभी इक्वेशन को हम समअप कर देंगे, यानी नंबर 1 जो इक्वेशन थी, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, उसमें से माइनस सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा और माइनस थर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी डेरिवेटिव लॉग W दैट इज़ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी माइनस अल्फ़ा, और सेकंड इक्वेशन थी सिग्मा डी एन आई एंड आई इक्वल्स टू 1 to K एंड माइनस बीटा। जो थर्ड इक्वेशन थी वो लिख देंगे अभी हम यहाँ पर, सिग्मा I इक्वल्स टू 1 to K UIDNI, विच यहाँ पर ये जो अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो वेरी करते रहेगी, इसे हम आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे। सिस्टम के अंदर ये बदलती रहती है, लेकिन जो बीटा की वैल्यू है वो 1/KT रहेगी इन ऑल द सिस्टम। सभी सिस्टम के अंदर बीटा की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करेगी, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू चेंज करती रहती है, इसलिए हम इसे बाद में कैलकुलेट करेंगे। जब हम इसके आर्टिकल्स करेंगे तब हम इसे कैलकुलेट करेंगे।